लेकिन आपको बताऊँ मैं किसी को बताया नहीं था, मेरे घर वाले भी नहीं जानते मैं ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया। लेकिन अचानक मेरा दिमाग गया, फिर मैंने ऐसे एनटीए की वेबसाइट खोला, देखा रिजल्ट आया था। और जब रिजल्ट आया भाई तो मैं किसी को बताया नहीं, वहाँ बैठा था 2-3 लोग थे, मैं बताया नहीं कि रिजल्ट आया। उसके बाद भाई मेरे हाथ काँप रहे थे। हाँ यार भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, तो फिर सब हँसने लगे। भाई मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा था, इतना मेरे हाथ काँप रहे थे। स्क्रीनशॉट मैं ले ही नहीं पा रहा था। मम्मी को बताया जैसे कि मम्मी सिलेक्शन हो गया, तो फिर उसके बाद मम्मी रोने लगी, हम भी रो रहे थे। इसकी कंप्यूटर बहुत हार्ड आई थी। टाइपिंग में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, पूरा इकोनॉमिक्स मैंने उनसे पढ़ा, ज्योग्राफी मैंने उनसे पूरी पढ़ी फिर से। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, ईपीएफओ के वन ऑफ द टॉपर्स। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने आप इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। पहली बात तो आपको धन्यवाद राहुल भाई। उसके बाद मेरा सौरभ मिश्रा नाम है, और मैं अभी ईपीएफओ एसएसए में 1245 रैंक मैंने हासिल किया है। और बस यही है, नॉर्मल है। अब क्या बताएं, जर्नी चली रही है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो इसके लिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है। तो थोड़ा शुरू से बात करते हैं कि आपके जैसे स्कूलिंग कहाँ से रही और 11th 12th आपने कहाँ से किया, फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। वैसे बेसिकली अभी मैं तो यहाँ पे प्रयागराज में रह के तैयारी करता हूँ। मेरा फोकस तो मेन सीजीएल है। अच्छा। और मैंने स्कूल अपने यहाँ यही बगल डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ बगल में रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है। हम्म। तो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में मैंने हाई स्कूल किया है, और प्रतापगढ़ से मैंने इंटर और ग्रेजुएशन प्रतापगढ़ से मैंने किया। तो वहीं उसके बाद से फिर बस हम चले आए, प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं, और 2018 के बाद से मैं सीजीएल में लगातार लगा हूँ। और और जैसे कि आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था, इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम? प्योर यूपी बोर्ड का है, प्योर हिंदी मीडियम है, उसमें प्योर कोई इंग्लिश का प्योर कुछ है ही हिंदी। नहीं। तो ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है, जो चैनल अभी देख रहे होंगे, वो लोग भी हिंदी मीडियम से होंगे, तो उनको भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इससे देख करके। और सही। आप जो है, जैसे कि आपका जर्नी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, जैसे कि हम भी जब सुने थे, जब देखे थे, तो आपका जर्नी के बारे में आप हमें बताइए कि कब से आप तैयारी कर रहे हैं और कितने मतलब फेलियर्स के बाद भी आप जो है लगातार जो है बने रहे थे इस जर्नी में। जर्नी अब क्या बताएं, जब तक सिलेक्शन ना हो जर्नी तो फिर हर सबके लिए कठिन ही रहती है। लेकिन यह है कि 18 से मैंने सीजीएल देना चालू किया, लेकिन शुरू में सीरियस नहीं था, मतलब ऐसे ही नॉर्मल बस तैयारी करने घुस गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा सीरियस था नहीं। फिर लॉकडाउन लगा, लेकिन कोविड के बाद मैंने तैयारी मतलब लगभग बराबर मैंने चालू कर दी थी कि अब तैयारी करनी है सीजीएल के। तो 2021 में मैंने मेहनत किया, लेकिन 2021 के सीजीएल मेरा प्री ही नहीं हुआ। और प्री काफ़ी मेहनत करने के बाद तो मुझे मतलब आने के बाद मैं कमरे में रो रहा था। मेरा पेपर उसी दिन खराब हो गया था, मैं रो रहा था कि मतलब यार हुआ नहीं, शायद मैं सीजीएल ना निकाल पाऊँ। तो मैं ऐसे लड़कों से कह रहा था यार मैं निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये है कि फिर 2-4 दिन बाद फिर ये हुआ कि चलो ठीक है तैयारी करते हैं। 2022 में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ गई। तो जब वैकेंसी आई तो मैंने तैयारी करना चालू किया, लेकिन उसके बाद प्री बढ़िया नंबर था, प्री निकल गया। लेकिन मेंस में फिर नहीं हो पाया मेरा, और मेंस काफ़ी मतलब अंतर था, थोड़ा बहुत अंतर नहीं था। फिर उसके बाद 23 में मेरा प्री फिर निकला, लेकिन 23 में मैं क्या नाम से फिर नहीं निकाल पाया मेंस। 7 नंबर से मेरा रुका, नहीं तो टैक्स असिस्टेंट पोस्ट मिल जाती। 301 नंबर गया कट ऑफ। तो और 2021 के सीएचएसएल में मैं डीवी तक करा चुका था, डीवी भी मैं करा चुका था, फाइनल पूरा हो गया था। लेकिन फाइनल मेरी थोड़ा कट ऑफ आगे बढ़ गई 2-4 नंबर ऊपर, फिर उसके बाद फिर वहां से भी मैं हट गया। तो मतलब एक समय के बाद ये लगने लगा कि शायद यार एग्जाम तो बहुत निकाल रहा हूँ, लेकिन यार हो कहीं नहीं रहा, यार होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही सीजीएल 2018 में सिलेक्टेड थे, वो ऑडिटर हैं। और 2019 में सीजीएल निकाले थे, वो इस समय डिविजनल अकाउंटेंट है। और वो बहुत ही हमारे प्रिय मित्र हैं। तो उसके बाद पंकज भाई नाम है उनका, तो वो हमेशा मतलब वो हमको यार बहुत मोटिवेट करते थे कि यार नहीं तुम तैयारी करो यार, तुम निकाल लोगे, मुझे पता है तुम निकाल लोगे। उसके बाद मैं पहले फोकस बहुत छोटा रखता था, मतलब जैसे कि क्या था कि जैसे प्रीम निकालना है तो 25 क्वेश्चन मैथ आने हैं, तो मुझे लगता था 20 क्वेश्चन मैथ कर लूंगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग कर लूंगा तो हो जाएगा। लेकिन यार जब मैं उससे बात करता था, वो कहता था भाई 25 में से 25 टारगेट बनाओ, एक भी नहीं छोड़ना है तुम्हें। तब यार मुझे लगा हाँ यार ये तो सही कह रहा है। फिर मेरे टारगेट बड़े होते चले गए, फिर एग्जाम निकलता चालू हो गया। तो उसके बाद मैं एसएससी जीडी निकाला। फिर उसके बाद अभी दिल्ली पुलिस का हफ्ते भर पहले रिजल्ट आया है, हम्म। वो दिल्ली पुलिस में मेरा निकला हुआ है। लेकिन अच्छा। बात ये है कि मेरी हाइट 170 से मांगता है, मेरी 168 है हाइट है। तो इसलिए मैं हाइट में बाहर हो जाऊंगा। लेकिन यह है कि एग्जाम निकले थे, और एग्जाम में सबसे बात ये थी उसमें रीजनिंग मैथ जितने आए थे उसमें मैंने 100% स्कोर किया था, पूरा पूरा स्कोर किया था उसमें, तो बिल्कुल नहीं छोड़ा था। अच्छा, ये दिल्ली वाले में। हाँ अभी दिल्ली की जो पुलिस आई है, अभी कोई हफ्ते भर पहले रिजल्ट आया। हम्म। हाँ, लेकिन उसमें पीएसटी नहीं भी जाऊंगा मैं। वही है, तो आपका जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि एक दो एग्जाम के बाद ही हार मान लेते हैं, लेकिन आप जो है इतना एग्जाम में लगातार बने रहे हैं,
तो ये बहुत ही कमेंडेबल है, क्योंकि हर एग्जाम पे जब आपका नहीं होता है तो वो एक तरह से आपको तोड़ता है, इमोशनली भी मेंटली भी। और उस समय पे अगर कोई आपको सही गाइडेंस दे दे, तो फिर जैसे कि आपने बताया कि आपके जो दोस्त थे उन्होंने जैसे गाइड किया आपको, तो वो बहुत ज्यादा काम करता है कि उस टाइम पे कोई एक बंदा भी अगर रहता है तो उससे काफी कुछ जो है मोटिवेशन मिलता है, और फिर वो एक गाइडेंस ही जो है वही हम लोग को सही डायरेक्शन में लेकर के चला जाता है। तो एक तरह से ये पूरा एपिसोड भी उसी के अराउंड है, क्योंकि जैसे कि क्या होता है कि अगर सही लोगों से, जो लोग एक्चुअल में अचीव कर चुके हैं या एक्चुअल में एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, अगर उनसे गाइडेंस मिलेगा, आगे जो भी ऑडियंस हमारी वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एक तरह से ये वीडियो का मकसद भी यही चीज था। नहीं नहीं, ये तो दोस्त तो एक्चुअली अपने पास उनसे मोटिवेशन मिले, ऐसा ना हो कि हम उन्हीं से निराश हो जाएं, उन्हीं को देख के निराश हो जाएं। तो दोस्त तो अच्छे होने चाहिए। और हमारे और भी दोस्त हैं, वो बहुत हमें हमें फाइनेंशियली भी हमारे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे हैं। वो उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। अगर कोई दिक्कत हो तो कभी पैसे के लिए कह दिया, कभी फॉर्म फीस के लिए कह दिया, तो वो लोग तुरंत मदद कर देते। मतलब हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, 4-5 दोस्त हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। हम्म। तो अभी जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जब आपने, अभी आप तो घर से बाहर रह रहे हैं रूम लेकर के। अभी मैं यहीं पे हूँ, हाँ। प्रयागराज में हूँ, यहीं अरेंज में रहता हूँ। तो अभी जैसे कि आपने घर पे बताया, तो घर पे क्या रिएक्शन था? घर पर रिएक्शन से पहले तो अब क्या बताएं, जब रिजल्ट आया तो उस समय मैं जा रहा था यहीं पे प्रयागराज में, मतलब फोटो कॉपी कराना था। मैं यूपीपी की इसमें वैकेंसी आई है यहाँ पे यूपी में। हम्म। तो उसके बाद एसआई की आने वाली है, तो मैं एसआई का टारगेट बनाया था कि एसआई करूंगा। तो मैं एक नोट से निकलवाने जा रहा था। तो उसके बाद मैं बगल रूम में बैठ गया, लेकिन अचानक मेरा दिमाग गया। फिर मैंने ऐसे एनटीए की वेबसाइट खोला, देखा रिजल्ट आया था। और जब रिजल्ट आया भाई, तो मैं किसी को बताया नहीं, वहां बैठा था 2-3 लोग थे, मैं बताया नहीं कि रिजल्ट आया। उसके बाद भाई मेरे हाथ कांप रहे थे। उसके बाद मैं अपना जब रोल नंबर डाल रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे भाई। जैसे देखा मैंने अपना रोल नंबर, उसके बाद हमने कहा यार भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर सब हंसने लगे भाई। मैं स्क्रीन शॉट नहीं ले पा रहा था, इतना मेरे हाथ कांप रहे थे, स्क्रीन शॉट मैं ले ही नहीं पा रहा था। हाँ। तो फिर वो स्क्रीन शॉट लिया लड़का, फिर उसके बाद सब बधाई दिए। तो कहे मम्मी फोन करो। तो हम कहे यार मम्मी को नहीं, पहले क्लियर कर लो हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब सारा चीज एकदम क्लियर कर लो भाई, पहले बताना नहीं। तो फिर पूरा 10 मिनट पहले पूरा क्लियर किए। देखे जितनी वैकेंसी थी उतनी ही लड़कों को उन्होंने क्वालिफाई किया, तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ मतलब फाइनल हो गया। तो बस एक दो फिर उसके बाद यूट्यूब पे आ देखे। हाँ। तो फिर उसके हाँ तो उसके बाद फिर देखा तो हमें लगा कि हाँ कंफर्म हो गया। फिर घर पे मम्मी को बताया, काफ़ी देर तक रोए। वो वीडियो भी है मेरे पास रोने वाला। हम्म। तो काफ़ी उदास हो गए, मम्मी को लगा कि हाँ। लेकिन मम्मी को हमारे विश्वास था कि होगा, आज नहीं तो कल होगा। हमारे परिवार में सबको विश्वास था कि आज नहीं तो कल ये निकाल लेगा ही निकाल लेगा। क्योंकि लगातार एग्जाम निकल रहे थे, बस फाइनल कहीं नहीं हो रहा था मेरा। हम्म। वही है कि ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी फैमिली के लिए, ये चीज हम फील कर पा रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं मुझसे फील कर पा रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा और ओवरवेलमिंग रहा होगा ये अरे चीज। आपका रिजल्ट हम देखे थे, सीजीएल 2023 वाला। जब आप चेक कर रहे थे, आप लिस्ट वन में पहले चेक किए थे। हाँ। जब आपको लिस्ट वन में नाम नहीं आया तो शायद सिस्टर थी, सब हाँ। घबरा गई, मम्मी थी हाँ। घबरा गई। हाँ। वही इमोशन छोटे छोटे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब आप बताएं कि मतलब कि सेकंड लिस्ट में नाम है। तो हाँ। बहन जी बहुत खुश हुई कि हाँ रे नाम है, नाम है, सब लोग खुशी हाँ। हो गए। तो यही तो मूवमेंट होता है, यही दिन देखने के लिए इंसान तैयारी करता है। और अभी भी यही देखना है। अभी तो टारगेट यार सही पूछो तो यार अचीव नहीं हुआ। मतलब ये तो ठीक है कि हाँ पा गए हैं, लेकिन अभी टारगेट मेन सीजीएल ही है। हम्म। तो 24 वाला सीजीएल के लिए आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल, अब तो मुझे कोई एग्जाम देना ही नहीं है। अगर इसमें मुझे ज्वाइनिंग मिल गई तो कोई एग्जाम नहीं देना। सीजीएल मेंस की ही तैयारी करनी है, प्री की वो भी नहीं करनी है, मेंस डायरेक्ट देना है। प्री के केवल टेस्ट देते रहेंगे बस। सही है, आप बहुत सही सोच रहे हैं अभी, बिल्कुल इसी तरह से आप जो है आगे बने रहिएगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका मतलब ओवरऑल वगैरह मार्क्स किस तरह से था, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह था। उसके पहले बात करते हैं कि पैटर्न किस तरह से होता है ईपीएफओ एसएसए का। अगर कोई नया बच्चा देख रहा है, कोई नया स्टूडेंट देख रहा है, उसको तैयारी करनी है ईपीएफओ एसएसए की, तो वो कैसे कर सकता है, उसके बारे में बताएं। पीएफओ क्या, देखिए जैसे मैंने कुछ अलग नहीं किया। हम सीजीएल की मेंस की तैयारी कर रहे थे। तो मेंस की हमने काफी मेहनत किया था। हमने लगभग 60-62 हमने मॉक टेस्ट भी दिया था, 60-62 मॉक टेस्ट दे चुका था। तो टाइम की मुझे कभी कमी थी ही नहीं। और रही बात, तैयारी अच्छी हो गई थी सीजीएल से, और सिलेबस सेम था, वही था। वो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं था। इसकी कंप्यूटर बहुत हार्ड आई थी, मतलब इसमें ईपीएफओ में। हम्म। तो उसके बाद मेरे 30 क्वेश्चन उसमें मैथ के आते हैं, 30 रीजनिंग आते हैं, 30 जीएस आते हैं, और 50 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश के, और 10 कंप्यूटर के। हम्म। तो ओवरऑल हमारे नंबर बने थे क्या नाम से, बन गए थे 401 नंबर। ये रॉ मार्क्स आपके बने थे? ये हमारे राव मार्क्स से थे। और मैं सबसे हार्ड शिफ्ट, सबसे मेरे साथ बेनिफिट ये था, मैं सबसे हार्ड शिफ्ट था, 21 तारीख की सेकंड डे शिफ्ट में था मेरा था। हाँ।
ये हर जगह से पता लग गया था ये सबसे हार्ड है, तो मुझे ये पूरा अनुमान था कि हार्ड शिफ्ट में अगर अच्छा नंबर ला लो तो मतलब वो तो लड़के के लिए फायदा ही फायदा है। तो मुझे ये पता था कि उम्मीद तो जग रही थी। तो और मैंने इंग्लिश में और मैथ में हमने अच्छा स्कोर भी कर लिया था। इंग्लिश मैथ में मेरे 29 सही थे। हम्म। तो उसके बाद 30 में से, और रीजनिंग में थोड़ा कम हो गए थे, लेकिन रीजनिंग भी तो ठीक था। उसका इंग्लिश में मेरे पूरे पूरे 50 में से 40 थे, सही थे, तो मैं 150 स्कोर हुआ था मेरा। तो और ओवरऑल इसमें आपका था स्कोर तो काफी अच्छा रहा है। और कंप्यूटर में किस तरह से आपको लगा कि कंप्यूटर ज्यादा डिफिकल्ट आ गई है? कंप्यूटर ये काफी डिफिकल्ट था। इसमें तो हमें तो सच पूछो तो यार 10 में से दसों, बस हमें मतलब ये नहीं कह सकते डायरेक्टली मुझे आ ही रहे थे। हम्म। लेकिन मैंने खेला, उसके बाद मेरे 5 सही थे, 5 गलत थे, मैं 15 नंबर पाया था। बहुत लड़के 0 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पाए हैं, लेकिन मेरे 15 जब देखे तो मुझे खुशी हुआ कि चलो ठीक है, अगर सेक्शनल भी लगेगा तो मैं क्वालिफाई कर लूंगा, सेक्शनल में दिक्कत नहीं होगी। और जो हार्ड शिफ्ट वगैरह था उसमें तो कई बार ऐसा भी मतलब अनुमान अभी लगाया जा रहा है, अभी तो फाइनल मार्क्स डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा था कि 0 मार्क्स पे भी सेक्शनल कट ऑफ बन रही है कंप्यूटर में, क्योंकि निगेटिव में भी आए हुए हैं नंबर लड़कों के। ऐसा भी हुआ कई है। लड़कों को मैंने देखा है वो टाइपिंग तो निगेटिव वाले भी दिए थे। हाँ। और कई लड़के शायद अभी भी सिलेक्ट हैं जिनका 0 नंबर कंप्यूटर में था, वो भी है। पता नहीं सेक्शनल लगा कि नहीं लगा, कुछ पता नहीं है, पर लिस्ट में नाम आ गया, यही खुशी है। हाँ। और टाइपिंग का तैयारी आपने कहाँ से किया, कब से किया, इसके बारे में अगर आप बताएं। टाइपिंग की भाई मैंने तैयारी कभी की ही नहीं। टाइपिंग की अच्छा। तैयारी मैंने कभी कोचिंग में भी नहीं गया हूँ, मतलब कंप्यूटर मैंने कभी कहीं नहीं सीखा। मेरे पास एक उस समय हमारे यहाँ यूपी में 2012 में अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया था, सबको दिया था जो इंटर पास थे। हम्म। तो उस समय हमारे भैया पास थे, तो भैया लैपटॉप पाए थे, तो वही लैपटॉप मैं अपने पास रखता हूँ, अभी भी मेरे पास लैपटॉप रखी हुई है। अच्छा। तो उसके बाद मैं कीबोर्ड लाया था खरीद के। उसके बाद एक बुकलेट आती है, बस बुकलेट लाया, मैं खरीद के लाया था, बस धीरे धीरे सीखते चला गया। 2020 से मैं सीख रहा था, तो कमरे में ही सीखते सीखते मैं एक समय के बाद मैं सीख गया। तो 2021 में जब मेरा था वो CHSL का था, तब मैं उस समय स्पीड मेरी 40 पहुंच गई थी लगभग, तो मैं निकाला भी था टाइपिंग वहाँ CHSL वाला। हम्म। उसके बाद फिर इसमें तो मुझे टाइपिंग के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा था। मतलब जब इसमें टाइपिंग देना था तो मेरी 45 प्लस थी, और जब टाइपिंग देने जिस दिन गया तो उस समय तक तो मैं 50 पहुंचा दिया था स्पीड। तो मुझे अच्छा। और कॉन्फिडेंस था कि मैं मतलब टाइपिंग तो निकाल ही लूंगा, टाइपिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ। वही है कि जितना भी स्पीड आपको बताया जाए, अगर आपका उससे 5 से 10 की डिप्रेशन भी ज्यादा है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में आराम से क्लियर कर सकते हो। और एग्जाम प्रेशर भी उस टाइम पे आता है तो वो भी हैंडल कर सकते हो। ये चीज है। मुझे तो ये लगता है मतलब कि अगर टाइपिंग में सबसे ज्यादा मायने रखता है टाइपिंग की स्पीड कितनी है, उससे ज्यादा ही मायने रखता है आप किस माइंड से आप टाइपिंग दे रहे हैं। बहुत ही हम्म। डिपेंड करता है। हमने बहुत सारे लड़कों को देखा है, मतलब अभी EPFO में मेरे बगल लड़का था। हम्म। तो वो उसको मैं पहले जान गया था कि इसका पेपर खराब होने वाला है। कारण ये था कि वो जब पहुंचा तो बहुत घबराया घबराया था कि मतलब अरे यार मेरा कीबोर्ड खराब है, ये सारी चीजें एक्टिविटी करने लगा, बहुत घबराने लगा। तो चिल्ला चिल्ला के अपना कीबोर्ड वो मांग रहे थे, क्या नाम से, कीबोर्ड मांग रहे थे, कीबोर्ड नहीं मिल रहा था। और दूसरा ये था कि जो कुर्सी होती है, कुर्सी थोड़ी मतलब वो फटी हुई थी, तो उसमें के वो रुई निकाल के वो कान में लगा रहा था दोनों की, मुझे कोई टाइपिंग की दिक्कत ना हो। तो मतलब लग रहा था उसकी बॉडी एक्टिविटीज देख के कि मतलब वो परेशान हो रहा है, जेन्युइन परेशान हो रहा है। हम्म। तो अब मुझसे कह रहा, तो मैं उससे कहा कि भाई मेरे बगल वाला कीबोर्ड निकाल लो, किसी से पूछना नहीं है, आराम से निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, और पता है उसका की डिप्रेशन भी कम था, मेरे पूरे पूरे 2000 की डिप्रेशन थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ। तो वही चीज है कि इतना ज्यादा ओवर पैनिक करने पे भी कई बार आपको गलत असर पड़ सकता है, क्योंकि वही है कि अगर आप पैनिक करोगे तो, और टाइपिंग तो मेन है कि ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा बैठना चाहिए, वो बैठ गया तो फिर निकल गया। और अगर आपका वही उसकी मेंटल स्टेट ही खराब हो गया तो फिर दिक्कत है। उसकी टाइपिंग अच्छी थी, लेकिन वो घबरा बहुत गया था। और दूसरी बात, मैं टाइपिंग के लिए एक चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसे क्या है कि मेरे साथ मैं बहुत ये सोच के गया था कमरे से कि सबसे पहले एंट्री लेना है, मतलब कि जब पहले लड़के घुसेंगे पहले दूसरे तीसरे नंबर मुझे घुसना है। इससे ये होता है कि मैं 1 डेढ़ घंटे पहले जब मैं घुसता हूँ तो जो इन्विजिलेटर होते हैं वो बिजी रहते हैं, मतलब सबका कराने में, वेरिफिकेशन कराने सब बिजी रहते हैं वो लोग। तो मैं जब सबसे पहले घुसा हाल में, तो मैं जिस कंप्यूटर में गया तो कीबोर्ड वो खराब था, तो मैं पहला लड़का था जो कि उसमें घुसा था। मैं अपने मन से पूरे हाल में घूम के जो अच्छा था उस चुप्पे से निकाल के लाया और अपने मन से घुसेड़ लिया, उसके बाद उसको दे दिया। तो ये मैं स्ट्रेटेजिक कमरे से बना के ही गया था कि मैं मुझे सबसे पहले घुसना है। हाँ। और ये मैंने फॉलो किया, वाकई मैं सबसे अच्छा कंप्यूटर वो कीबोर्ड में उठा के लाया, मैं अपने में लगा लिया, जबरदस्ती लगा लिया था, कोई देख भी नहीं पाया था उस समय। अब इस इंटरव्यू के बाद ऐसा होगा ना, कैसे सब लोग लास्ट में एंट्री करते थे, अब ऐसा हो कि सब पहले जाने के लिए करेंगे टाइपिंग में। बिल्कुल करना चाहिए, पर ये लास्ट में जाने के बाद एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो कंप्यूटर जो आप कीबोर्ड मांगते हैं, जैसे आपका खराब है बदलते भी हैं, तो किसी दूसरे कहीं नहीं, दूसरा नहीं लाते हैं वो, मतलब किसी दूसरे लड़के के निकाल के आप में लगाते हैं, वो हमारा वाला किसी दूसरे में लगाते हैं। तो यही वहां चलता है। तो
अगर आपका कीबोर्ड नहीं सही है तो फिर पेपर तो ऑलरेडी खराब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब खराब हो जाएगा। वही। और ऐसा भी होता है ना कई बार कि चेंज करके लाते हैं तो उसमें भी कोई की काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो भी दूसरे का उठा करके लाते हैं। बिल्कुल। और वो लोग ये कहते हैं कि मतलब टाइपिंग में वो लोग ये कहते हैं कि आप मतलब टाइपिंग करते रहिए, अगर जब भी आपको दिक्कत होगी है तो 2 मिनट का समय मिलेगा, 3 मिनट का, तो उसमें हम आपको बदल देंगे। एक्चुअली जब हम 10 मिनट इस पे टाइपिंग टेस्ट कर चुके होते हैं ना, तो उसमें मेरा हाथ सेट हो जाता है। तो मैं दोबारा किसी की दूसरे कीबोर्ड पे हाथ लगाना मैं पसंद नहीं करता हूँ, दोबारा मैं लगाऊं, मैं उसी पे दूंगा, चाहे वो खराब रहे फिर मैं दूंगा उसी पे, क्योंकि वो मेरा प्रैक्टिस हो गया 10 मिनट का। हम्म। तो फिर पहले ही बदल लिया था, बदल भी लेना चाहिए, जाके बदल लो। उसके बाद हम तो कहते हैं अगर तुम्हारा पहले बदल लो, हाथ पैर जोड़ लो, मतलब कह दो भाई बदल दो बदल दो, तो हम तो भाई गिड़गिड़ाने लगते हैं। सीजीएल का जब मेंस देने गया था, हाथ पैर जोड़ रहा था, तो सर प्लीज हमारे करियर का सवाल है, बदल दीजिए कीबोर्ड। तो उन्होंने बदला भी था, तो ठीक है, सीजीएल वाला भी टाइपिंग ठीक था। ये चीज है कि अगर आप चेंज किसी भी तरह से करवा लेते हैं, वहां पर क्या है कि इन्विजिलेटर से ज्यादा लड़ना नहीं है, क्योंकि वही है कि आपको कॉपरेशन से काम करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि अगर आपका टाइपिंग फिर गड़बड़ हो गया तो फिर आप फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में तो आप कहीं भी नहीं हो। तो टाइपिंग को। जी। लेकिन इसमें ये था कि इसमें पैसेज अनलिमिटेड था, और हम्म। इसे ये किसी को पता नहीं था कि पैसेज कितना आएगा कितना नहीं आएगा अनलिमिटेड। तो मैं जब सेंटर के बाहर खड़ा था, तो वहाँ पे एक लड़का था, तो उसने बताया कि मतलब जब निकल रहे थे, तो एक लड़के ने बताया कि जब स्क्रोलिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही है, अगर स्क्रॉल करो तो कई लाइन स्क्रॉल हो जा रहा है। हाँ। तो मैं उसके कान से मतलब जब वो बोला तो मैं सुन लिया था। तो मुझे ये मुझे दिमाग में था कि यार स्क्रोलिंग में शायद दिक्कत हो सकती है। तो जब मैं टाइपिंग कर रहा था, तो स्क्रॉल बहुत हिसाब से मैं स्क्रोलिंग कर रहा था, कि मतलब आराम से एक लाइन भी ना छूटने पाए। हम तो कहते हैं लड़के 10 सेकंड रुक जाओ चलेगा, लेकिन एक लाइन नहीं मिस होनी चाहिए। आप जहाँ पे खत्म कर रहे हो आप उसके बाद ही चालू करो, 10 सेकंड और रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइपिंग निकलेगा अगर स्पीड है तो। लेकिन जल्दी जल्दी ना करो, अगर एक लाइन मिस हो गई तो टाइपिंग से बाहर हो सकते हैं, वही, कोशिश एक कीजिए। लाइन अगर मिस हो गई तो काफी एरर आपका काउंट हो जाएगा, और एरर में फिर आपका स्पीड ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि इसमें जो है ग्रॉस स्पीड नहीं, नेट स्पीड कैलकुलेट होती है। अब ग्रॉस स्पीड नेट स्पीड क्या होती है, अगर आप भाई बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, या फिर हम बताएंगे। आप अच्छे से बता दीजिए, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड में, मतलब जैसे। ये तो पता ही है ग्रॉस और नेट क्या है, लेकिन ये है कि अब जैसे हम बहुत से हम टाइपिंग देते थे, वो सोनी ट्यूटर करके आता है, एक ऐप है। हाँ। तो मैं हमेशा उसे दिया हूँ, और कहीं मैं दूसरी जगह दिया ही नहीं हूँ। हम्म। तो बस देखता था, ग्रॉस नेट देखा, और मैं 10 मिनट का एक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद बस टाइपिंग दे दिया, तो मैं देखा हाँ मेरी 42 स्पीड है, कभी देखा 45 स्पीड है, तो बहुत नॉर्मल होकर मैं दे देता था। और आप बेसिकली थोड़ा इसको जैसे बेसिकली बताइए वही है बस। कि ग्रॉस स्पीड आपका तो ज्यादा हो जाएगा अगर आपका एक लाइन मिस होगा तो, लेकिन नेट स्पीड में क्या होता है कि जितने आपके की डिप्रेशन गलती हुए हैं वो माइनस हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग का जो ये है टॉपिक है कि आप जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह है, फिर डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उससे आप कैसे डील करते हैं, या फिर आपका पढ़ाई का शेड्यूल किस तरह से रहता है। शेड्यूल भाई, सबसे पहली बात तो मेरे साथ ये है कि मैं घर से बहुत फ्री हूँ। हमारे घर वाले हमको फ्री छोड़ रखे हैं, मतलब बस तुम पैसा लो पढ़ो। मुझे मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कि ना मुझे घर का देखना ना कहीं का देखना है, मुझे ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। तो इसलिए मैं बाहर रहता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं। उसके बाद जैसे मैं अभी तो जब से थोड़ा रिजल्ट वगैरह आया है, सीजल का रिजल्ट आया, थोड़ी पढ़ाई बहुत कम हो गई, फिर ईपीएफओ के इंतजार में थे, फिर टाइपिंग के इंतजार में, फिर ये हुआ निकलेगा कि नहीं, बहुत परेशान है आजकल। आजकल और पढ़ने मन नहीं लग रहा है, लग रहा है कि यार कब होगा डीवी, कब होगा ज्वाइनिंग होगा, यही सब लग रहा है। तो मतलब स्ट्रेटेजी यही है कि जैसे मैं सुबह सुबह उठता था, उसके बाद सबसे पहले मैं एक मॉक देता था, सीजीएल के समय में एक मॉक देता था, पूरा पूरा मॉक देता था। पूरा मॉक दे के पूरा एनालिसिस करता था, और ये मेरा डेली शेड्यूल था, मुझे मॉक देना है तो देना है। और मैं मॉक देने के बाद पूरा एनालिसिस करता था, फिर दोपहर हो जाती थी, दोपहर में कुछ खाता पीता था अपना खाना बना के। और प्रयागराज में दोपहर में थोड़ी छोटी नींद लेने की आदत है सबको, आधे घंटे 1 घंटे की, वो लेता था। हम्म। तो उसके बाद फिर ऐसे शाम को पढ़ाई, मतलब मेरे मतलब ये घंटे गिन के नहीं पढ़ता था, बस कमरे पे अपना अकेले रहता हूँ, कोई पार्टनर भी नहीं है मेरा। तो हम्म। जब मन हुआ पढ़ रहा हूँ, जब मन हुआ सो रहा हूँ, जब मन हुआ बना रहा हूँ, जब मन हुआ खा रहा हूँ, अपने मन के राजा हैं। और अपना पढ़ते रहते हैं। और मुझे सोशल मीडिया से मैं यार भाई फेसबुक भी चलाता हूँ, इंस्टा भी चलाता हूँ, हम्म। हर चीज़ मेरे पास है। हम्म। लेकिन क्या है कि अब जैसे इंस्टा वगैरह पे हमें एक एक हफ्ते में जाता हूँ मैं, मतलब अपने ऊपर मुझे कंट्रोल है कि मुझे क्या कर रहा हूँ क्या ना हो। अगर मैं जिस दिन 50 रील देख लिया, तो मुझे पता है कि यार आज ज़्यादा रील हो गया, यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम्म। मैं रील भी देख लेता हूँ, वीडियो भी देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, कहीं कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है ना कि आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, पेशेंस और कंटिन्यूटी, जो सब लड़के कहते हैं। और मेरे पास दोनों है। पेपर निकल भी रहे हैं, फाइनल भी नहीं हो रहा है, निराश भी हो रहे हैं, लेकिन हम कंटिन्यूटी बनाए हैं। मैं घर नहीं जाता हूँ, अपने यहाँ से घर मेरा 3 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता घर है मेरा, लेकिन मैं कभी घर नहीं जाता हूँ।
साल भर में 2 बार या साल भर में 3 बार घर जाता हूँ। तो कमरे पर रहना है मुझे और पढ़ना ही है, कभी 4 घंटे तो कभी 5 घंटे। शायद ही कभी हो कि किसी दिन बिल्कुल ना पढ़ें, तो लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहती थी। और इसके बाद जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि मॉक टेस्ट वगैरह का अगर बात करें, मॉक टेस्ट आप कहाँ पर से लिए थे? मॉक टेस्ट मैंने ईपीएफओ को तो मैंने ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ, एक भी नहीं दिया था मैं। अच्छा। तो बस मैंने फॉर्म डाला था, तो चूंकि टाइम मैनेजमेंट का कभी मुझे दिक्कत था नहीं, तो मुझे लगा बस नॉलेज है और मेंस की तैयारी काफ़ी अच्छी कर लिए थे। तो उसके बाद हमने मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे बहुत दिया है, ओली बोर्ड पे बहुत दिया है। और एक दो बार मैं गया था, सुपर मॉक पे गया था, तो वहाँ पे रमो सर का था। हम्म। तो गया था एक दो मार्क वहाँ पे फ्री में मैंने दिया है, वो संडे वाले जो आते हैं वही फ्री दिया है। नहीं तो मैं सबसे ज़्यादा ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक पे मॉक बहुत दिया हूँ, बहुत ज़्यादा दिया हूँ। मतलब टीयर 1 का तो बहुत ही ज़्यादा दिया हूँ, लगभग 150 को टेस्ट दे डाला हूँ अब तक। हम्म। तो बेसिकली आपने ज़्यादातर सीजीएल का प्रिपरेशन किया था, तो उससे आपको बेनिफिट मिल गया फाइनल मेन एग्जाम में, एपीएफओ के एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो लगता है कि अगर कोई लड़का, अगर जेन्युइन लड़का है, अगर वो सीजीएल की अगर एक बार बहुत बेहतरीन तैयारी कर लेना, तो शायद कहीं रुके ही नहीं एग्जाम, उसका हर एग्जाम निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। और जैसे कि अभी आप सीजीएल 24 का कर रहे हैं, तो उसमें आप मतलब किस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए? उसके लिए मुझे मतलब कोचिंग वगैरह तो करना नहीं है, कोचिंग तो सब अपनी सेल्फ स्टडी है भाई, कोचिंग तो कहीं नहीं करता हूँ मैं। अच्छा। और जैसे अभी, हाँ तो अब जैसे अभी आप या शायद पूछे भी कि मैं कहाँ कहाँ मैथ पढ़ा या कहाँ इंग्लिश पढ़ा है, शायद अभी आप पूछें। हम्म। तो इंग्लिश मैंने, मतलब इंग्लिश और मैथ की मैंने यहीं प्रयागराज में मतलब ऑफलाइन एक कोचिंग की थी। हम्म। तो वो ऑफलाइन कोचिंग हो गई, लेकिन यार उसके बाद पढ़ने के बाद मेरी स्पीड नहीं थी, मतलब आ तो गया मैथ, इंग्लिश आ गई, लेकिन ना स्पीड है ना, तो इंग्लिश में, और इंग्लिश में हमें लगता है पढ़ने ज़्यादा ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितना की है। हम्म। तो ये बहुत मायने रखता है। अब इसको आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है, आप तो इंस्पेक्टर हैं, तो आप इसे आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। तो उसके बाद और ये भी चीज़ है कि आप जैसे हिंदी मीडियम से होकर के भी इतना अच्छा भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ है कि इंग्लिश ऐसा चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस करें या फिर डेडिकेटेड होकर के पढ़ें, तो उसको भी क्रैक किया जा सकता है कि ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी मीडियम से बहुत अच्छा अच्छा क्वालिफाई करते हैं। और ऐसा होता है ना कि कुछ लोग को डर लगता है, स्टूडेंट्स को, जो लोग हिंदी मीडियम में, तो वो लोग पहले ही मन में ऐसा बना लेते हैं कि इंग्लिश बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो लगता है कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और इंग्लिश पढ़ी जा सकती है। मैं प्योर हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, मतलब उस वहाँ पे कोई बहुत ना इंग्लिश बोलने वाले, वहाँ गुड मॉर्निंग भी नहीं होता था, नमस्ते होता था। तब इससे ज़्यादा आप क्या बताएं। तो निकाला जा सकता है अगर मेहनत करें, उसके बाद प्रैक्टिस का गेम है पूरा, आप प्रैक्टिस करें कितना करें। हमने इंग्लिश पढ़ने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन हमने रानी मैम से हमने यूट्यूब पे बहुत क्लास किया, रानी मैम की। और बहुत सारी मैंने क्लासेस की हैं उनकी, और प्रैक्टिस का कैसे है और कैसे नहीं। हम कहते हैं अगर कोई लड़का इंग्लिश ग्रामर पढ़ भी लेना तो एरर नहीं पकड़ पाएगा। एरर वो तभी पकड़ पाएगा जब वो कितना प्रैक्टिस किया है। तो मैं तो यही सलाह देता हूँ एक बार लड़कों का, अगर कोई पूछता है तो मैं ये कहता हूँ यार कि एक बार ग्रामर तो पढ़ लो, लेकिन रटने की बहुत जरूरत नहीं है। और तुम प्रैक्टिस खूब करो, कम से कम 3,000, 3,500, 4,000 सवाल लगा लो एरर के, तो तुम्हारे वैसे भी भाई बनने हैं, मतलब कोई रोक नहीं पाएगा उसको। तो एरर बनने हैं। तो और मैथ के लिए मैंने जब ऑफलाइन पढ़ी तो मेरे पास स्पीड नहीं थी, आने तो लगा, नॉलेज था लेकिन स्पीड नहीं है। और फिर मैं जो पढ़ रहा था ना, तो जैसे क्या है ऑफलाइन कोचिंगों में बहुत सारे इधर उधर के भी सवाल रहते हैं। लेकिन जब मैं फिर गगन सर को मैंने देखा, उसके बाद ये क्लास किसी का नहीं लिया है मैंने। अभिनय सर का मैंने यूट्यूब पे, अभिनय सर ने A to Z क्वांट 2.0 पढ़ाया था, तो मैंने उनकी कई का सारी क्लासेस ली हैं। गगन सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे कई अपने सारे क्लासेस को कंबाइन करके पूरा मैराथन डाल दिया है अपना पूरा। मैं पहले जाता था, उसका पीडीएफ पूरा निकलवा के लाता था, और पीडीएफ निकलवाने के बाद उसकी उनकी सारी पूरी क्लासेस करता था, और मल्टीपल टाइम रिवीजन। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं। हमने एक दो तीन चैप्टर मैंने आदित्य रंजन सर से भी पढ़ा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने उनसे पढ़ा है। और एक चैप्टर और मैंने मिक्सचर एलिगेशन मैंने पढ़ा है उनसे। तो ये 3 चैप्टर तो मैंने उनसे पढ़ा है। तो जो जहाँ मिलता गया, जो जैसा अच्छा लगा, जहाँ से समझ में आया, मैंने वो हर जगह से मैंने गेन ही किया है। और और जीके के लिए और रीजनिंग के लिए अगर आप बताना चाहें? जीके रीजनिंग, मैं जीके की भी कोचिंग नहीं किया हूँ ना रीजनिंग की कोचिंग किया हूँ मैं। जीके रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग प्रैक्टिस का गेम है, कितना प्रैक्टिस है। और हमें लगता है कि हमने एक पिनैकल की बुक लाई है, तो पिनैकल की बुक से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और रीजनिंग में मुझे लगता है 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है। जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, और इसी तरह के हैं, मान लीजिए फिगर काउंटिंग वगैरह हो गए। तो यही सब पढ़ने की जरूरत है। मैं करता क्या था, मैं मैराथन लगा लेता था इस पे, क्या नाम से, यूट्यूब पे सर्च करके। हम्म। तो मैराथन में पूरा देख डालता था, जो 4 घंटे की कोई मैराथन एक स्पेसिफिक ही। टीचर का देखते थे या फिर ऐसे यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करके टॉपिक?
नहीं, यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करके स्पेसिफिक टीचर, मतलब जैसे हमने पढ़ा था ये फिगर काउंटिंग और क्लॉक कैलेंडर, मैंने पढ़ा था आदित्य रंजन सर के यहाँ पढ़ाते हैं, विक्रमजीत सर। हम्म, तो मैंने उनको वीडियो देख लिया था। उसके बाद उसमें ये था कि उनके टेलीग्राम पे चले जाओ ना, तो वो क्लासेस का पूरा मतलब वो पीडीएफ डाल देते हैं, 100 150 पेज का स्लाइड का पूरा डाल देते हैं। हम्म। तो मैं नोट्स वोट्स बनाने में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं नोट्स भी नहीं बनाता था उसका उसका मैं पीडीएफ में सेव कर लेता था अपने मोबाइल में, जब कभी प्रैक्टिस करना हो तो मोबाइल उठाता था और सारे में क्वेश्चन सॉल्व कर डालता था। अभी भी मेरे साथ यही है कि मैं वही पूरा रखा हूँ। तो और बस जीके में बुक्स आप? में पूरा। और रीजनिंग में जैसे अभी मेंस में ऐड हुआ था मेरा, मतलब जैसे कथन निष्कर्ष वाले थोड़ा ज़्यादा ऐड हो गए थे ये सब। तो यूट्यूब पे सर्च किया, किसी को मैराथन देखा तो उसमें देख लिया। कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं थे, मैंने प्रैक्टिस ही करके मैंने पूरा सीखा। और जीके के लिए आप कहाँ से पढ़े थे? जीके के लिए मैंने स्पेसिफिक कहीं से नहीं पढ़ा था, इसमें भी मैराथन वगैरह मैं देख लेता था। उसके बाद मैं लूसेंट पढ़ा हूँ, तो हम्म, लूसेंट से मैंने काफ़ी सीखा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मैं है ना कि एसएससी स्पेसिफिक जगह से कहीं से क्वेश्चन बनाती है, पूरा पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। हम्म, अब क्या है कि जैसे मैं लाया पिनेकल की मैं बुक लाया, तो उसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर को जितना था मैं लगभग मैक्सिमम 80% मैं समाप्त कर दिया हूँ पूरे पिनेकल की। हम्म। तो हाँ, तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। उसके बाद आजकल यूट्यूब पे चल रहे हैं, परमार सर चल रहे हैं। हम्म। तो परमार सर की हमने बहुत सारी मैंने क्लासेस की हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे क्या है, किस क्वेश्चन पे कितना रिस्क लें कितना ना वो लें, बहुत कैसे अच्छे से तुक्का। पढ़ाते भी हैं, पूरा मीम मीम डाल करके। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छे से हाँ, पढ़ाते हैं, बहुत लेकिन अच्छे से हैं। लेकिन सर का ये है कि अगर पूरा ही कोई बिगिनर है तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे सर को, अगर कंप्लीट नहीं नहीं बिगिनर है? नहीं, अगर वो कंप्लीट बिगनर है तब भी नहीं समझ पाएगा। और दूसरी बात है, अगर वो प्योर हिंदी मीडियम है तो शायद अभी भी वो कैच ना कर पाए। जैसे हाँ, स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि यार मुझे मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जब आदत हमारी पड़ गई तो फिर पढ़ते चले गए। नहीं तो सर इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हिंदी का बहुत कम प्रयोग करते हैं। ये चीज है कि तो सर बहुत उस अच्छा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बेस की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर क्या हो, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को, ये चीज है। बेस की तो हम बताएं, आपको मैथ में भी जरूरत है। मैथ हाँ। में भी अगर आप गगन सर को अगर पढ़ने जा रहा है कोई लड़का, इंटर पास लड़का है, अगर बिगनर है तो गगन सर को कैच नहीं कर पाएगा। हम्म। और शायद वो जीरो से हीरो बैच में अच्छा पढ़ाते हो सर, मतलब उसमें दूसरी तरह पढ़ाते हो, लेकिन हमने उसको बेस्ट तो किया नहीं है। हमने यूट्यूब पे सर की बहुत क्लासेस की हैं, बहुत सारे फ्री क्लासेस डाले हैं। हम्म। और जिसको रील देखना हो तो कहते हैं वो गगन सर का रील देखे, मैथ वंडर्स करके आता है एक रील, उसमें 400 500 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। और बहुत आराम से उसको रील देखो, उसमें अच्छा, क्वेश्चन भी शॉर्ट्स में समझो। क्वेश्चन कराते हैं सर उसमें? अभी गगन सर का एक चैनल है, मैथ वंडर्स इन सेकंड करके नाम है। अच्छा। उनके उसमें शॉर्ट पड़े हुए हैं, लगभग हमें लगता है अब तो 600 700 पहुंच गए होंगे। तो 600 700 अगर आप शॉर्ट देख लेंगे तो 600 700 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है एसएससी के सीजीएल में। हम्म। तो ये चीज, एक नया चीज हमें सीखने को मिला, और ये चीज हमको भी अभी नया सीखने को मिला है, तो हम भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन फ्यूचर, फॉर श्योर। और परमार सर का भी जैसे कि कोर्स है, मतलब कि कोर्स नहीं, मतलब यूट्यूब पे वो तो पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली वो करवाते हैं, और बहुत ही फन वे में करवाते हैं। तो अगर आप, जैसे कि एक बार आपका सिलेबस हो गया तो वहां पर आप जरूर जा सकते हैं, कि बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं, ये चीज है। अगर एक बार गो थ्रू हो लिए हैं पूरे को, मतलब एक बार सिलेबस लूसेंट पढ़ लिए हैं, तो आप उस पर जाइए और बहुत ही बेनिफिट, मतलब वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाते ही हैं, और कहीं आउट ऑफ सिलेबस है ही नहीं वो। और जैसे कि आप बोले कि नोट्स आप नहीं बनाते हैं, तो क्या मतलब मैथ्स वगैरह में भी आप नोट्स नहीं बनाए थे, या फिर किस सब्जेक्ट में बनाए थे, किस में नहीं बनाए थे? मैं भी आपको बताऊं, अभी मेरे पीछे नोट्स रखी हुई है सारी, अभी शायद संध्या दिखा पाऊँ या कभी दिखाऊं, हम्म, तो रखी हुई है। मैं मैथ वैथ की मैं नोट्स ऐसे बनाता था, जैसे क्या है कि सर ने मैराथन डाल दिया, जैसे गगन सर ने डाल दिया था, या अभिनय सर पढ़ाते थे, A to Z क्वांट 2.0 में पढ़ाते थे। तो मैं करता क्या था, जब अभिनय सर पढ़ा लेते थे तो उनका जब एक सिलेबस का नंबर सिस्टम समाप्त हो जाता था, तो मैं उनकी सारी पीडीएफ कंपाइल करता था मोबाइल में। और वो जाता था, मैं निकलवा के लाता था प्रिंट आउट। और जो सर पढ़ाते थे, मतलब 16 घंटा में उसको मैं समाप्त करता था 10 घंटे में। एक तो अभिनय सर की क्लास में 2x में समाप्त कर लेता, क्योंकि अभिनय सर बहुत फन वे में पढ़ाते हैं, हम्म, थोड़ा शायरी वगैरह बोलते रहते हैं, हम्म। तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें मतलब 10 घंटे शांत कर लेता था, और जो मैं पीडीएफ निकलवा के लाता था ना, मैं बगल वहीं पे कलम से ही लिखता चला जाता था, क्वेश्चन के बगल में थोड़ा थोड़ा लिखता चला जाता था, थोड़ा थोड़ा। और जब प्रैक्टिस करना हो, सीट उठाया, सवाल लगा रहा हूँ, नहीं आया तो वहीं बगल में देख लिया। तो मैं नोट्स बहुत ज्यादा मैं बनाता नहीं था। तो मैथ्स के लिए, और बाकी सब्जेक्ट में भी, जैसे कि रीजनिंग में हमको लगता है क्लॉक कैलेंडर का नोट्स आपने बनाया होगा, या फिर शीट निकलवाया होगा? कैलेंडर का मैंने ना नोट्स बनाया ना सीट निकलवाया। हमारे में अच्छा। मोबाइल में क्लॉक कैलेंडर का अभी भी मोबाइल में हमारे पड़ा हुआ है। और इसमें वही सीट है उनकी जो बताए हैं कि स्लाइड वाला सीट है, तो हम्म। उसको मैंने सेव कर रखा
है तो ड्राइव में, तो उसमें मत होता क्या, जिस दिन हम्म, जब कोई एग्जाम आता है, एग्जाम के पहले मैं उसको एक बार गो थ्रू हो लेता हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 20 से 25 मिनट में तो आपने हो क्लास जाता का है। जो उन्होंने पढ़ाया था उसको ही आपने सेव कर लिया, पीपीटी वाला जो पोर्शन था? हाँ। मैंने पीपीटी सेव कर लिया है। मैं थोड़ा मतलब नोट्स बनाने में थोड़ा मुझे मजा नहीं आता है। मुझे रिवीजन करने में बहुत मजा आता है, मुझे रटने में बहुत मजा आता है, मैं रटता बहुत अच्छा। तेज हूँ। अच्छा। तो रटने में मजा आता है। जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूला अभी तो इसमें शायद दिमाग से निकल गए हैं बहुत सारे, लेकिन मेंस के टाइम भाई मैं पूरा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा पूरी रट डाला था, मैं पूरी एक हम्म। एक को फार्मूला रट डाला था। और ये चीज है कि अरिथमेटिक और एडवांस का अगर बात करें मैथ्स में थोड़ा हम लोग, तो अरिथमेटिक में थोड़ा आपको लगता है कि कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन एडवांस में कहीं ना कहीं रटने वाला फैक्टर ज्यादा आ जाता है एग्जाम में। अगर रटे नहीं है तो फिर आएगा ही नहीं, उसमें तो रटना पड़ेगा ही। अगर पूछ लिया, अगर फ्रस्टम पूछ लिया तो फ्रस्टम का तो फार्मूला आना ही चाहिए, उसमें तो कुछ है नहीं। प्रिज्म हम्म, पूछ लिया, पिरामिड पूछ लिया, वो आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर होगा नहीं। ये तो चीज है। और और रिवीजन वगैरह आप किस तरह से कर रहे थे? तो रिवीजन का अगर बात करें, रिवीजन किस तरह से आपने किया था चारों सब्जेक्ट का अगर बताएं, मतलब छोटा मतलब कंसाइज वे में चारों सब्जेक्ट का। रिवीजन का जैसे क्या है कि अब इंग्लिश में कुछ चीजें हैं जिसको तो डेली करना ही पड़ेगा। जैसे ब्लैक बुक मेरे पास है तो मैं उसको पढ़ता ही पढ़ता हूँ। ठीक है। तो मैं ब्लैक बुक से पूरी वक़्त मैंने ब्लैक बुक से ही सीखी है। और अभी भी शायद ये आपके सामने बगल दिख रही होगी, ब्लैक बुक रखी हुई है, शायद वो दिख रही है वहाँ पे। अच्छा। तो हाँ, तो ब्लैक बुक रखी है, तो मैं उसी से पूरा रिवीजन करता था। और मेरे पास किरण पब्लिकेशन की मोटी है, 16,500 वाली की बुक है, तो उससे मैं पूरा कभी मैंने टारगेट बना लेता था कि 40 क्वेश्चन मुझे एरर करने हैं, 40 नो इम्प्रूवमेंट करने हैं, 40 कुछ और करने हैं, तो सब ऐसे ऐसे बना लेता था। एक टू पैस वाइज नरेशन में बहुत नहीं लगाता था, एक ही दिन में एक दिन बैठता था तो 300 सवाल 400 सवाल एक टू वाइज नरेशन लगा लेता था, फिर खत्म हो जाए उसी दिन खत्म कर देता था मैं। फिर दोबारा मैं पढ़ता नहीं था एक टू पैस। तो ये सब चीज़ें हैं, एरर वगैरह तो डेली अगर देखते रहें तो हो जाता है। और इंग्लिश रीडिंग की सबसे बड़ी हैबिट होनी चाहिए। इंग्लिश रीडिंग मेंस के पहले काफ़ी रीडिंग किए थे, अभी भी आते हैं। हम तो नहीं पेपर न्यूज़पेपर लेते, अगल बगल न्यूज़पेपर आता है, मैं उनके न्यूज़पेपर लेके पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में। और जीके वगैरह का रिवीजन और रीजनिंग में तो उतना पार्ट नहीं होता, बट जीके का रिवीजन किस तरह से, लूसेंट से ही आप रिवाइज करते थे या फिर अदर सोर्स से भी? जीके का क्या है कि जैसे अब जीके में जैसे प्राचीन इतिहास जैसे है, तो प्राचीन इतिहास में खोलते हैं तो एसएससी का क्या है ना कि स्पेसिफिक एक ही जगह ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो मैं जैसे नोट्स बना लिया हूँ, ज़्यादा 2-4 पेज का नोट्स बनाया हूँ, बहुत बड़ी बड़ी नोट्स नहीं बनाया हूँ। तो उसमें जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये सारे वंश वाले बना लिए। और मुगल वंश के सारे मैंने नोट्स है, 2-3 पन्ने में बना लिए। इनका हायरार्की मैं पूरा मैं रट डाला हूँ, पूरा तैयार है। तो स्पेसिफिक जगह से क्वेश्चन आते हैं। अगर एसएससी को अगर कोई अगर एग्जाम निकालना है तो ना, तो उसको माइंड को पढ़ो, उसके बाद तो फिर तो निकलना ही निकलना, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ। और एक चीज जैसे कि होता है कि आप पूरा आपने जो मतलब कि जीके वाला पार्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये सब सारा आपने हिंदी में ही पढ़ा था या फिर इंग्लिश में भी कोई मीडियम में स्विच किया था कोई सब्जेक्ट के लिए? जैसे कि ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक्स वगैरह इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा इजी रहता है कंपेयर टू हिंदी, तो इस पे आपका क्या टेक है कि ऐसा ये कुछ ऐसा होता है नहीं या है। फिर हिंदी में ही सही है? मैं हम्म। जब मैं सीजीएल 2022 दिया था, मेंस दे के आया था, तो जब आंसर किया तो मुझे पता हो गया कि मेरा नहीं होना है। मेरे जीएस में उस समय 24 नंबर थे, मतलब उसमें 75 में से आउट ऑफ। तो मुझे पता था होना नहीं, तो मैं ये समझ गया कि यार बिना जीएस के कल्याण तो होना ही नहीं है, अब तो मतलब जीएस पढ़ना ही पड़ेगा, पहले वाला जमाना गया। हम्म। तब मैं उठक किया, क्या मैं लाता था यहीं पे मिलता है, आपके बिहार के खान सर हैं। हाँ। मैंने मैंने खान सर की इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ी है, पूरी, हम्म। मतलब एक एक क्लास पढ़ी है। और ये एक सबसे बड़ी सिस्टम क्या है, आजकल टेलीग्राम में हर जगह आपको क्लास फ्री में मिल रही है, हर जगह हम्म। मिल रही है। तो मैं कभी किसी की क्लास नहीं लिया हूँ, मैं टेलीग्राम से खान सर का मैंने क्लास लिया। पूरा इकोनॉमिक्स मैंने उनसे पढ़ा। ज्योग्राफी मैंने उनसे पूरी पढ़ी फिर से। तो पूरा वो ज्योग्राफी पढ़ा है, एक दो चीज़ और मैंने उनसे पढ़ी है। और केमिस्ट्री मैंने उनसे पढ़ा। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़ा था, बायोलॉजी उसमें खान सर का। उसके बाद में परमार सर का भी बायोलॉजी में क्लास करने लगा था। हम्म। तो ऐसे ही से मैं पढ़ा है खान सर से। लेकिन हम तो कहते हैं हिंदी मीडियम का अगर कोई लड़का है, अगर उसको जीएस नहीं आता तो एक बार खान सर की पूरी क्लास देख डाले, मैं बता रहा हूँ सब समझ में आ जाएगा उसको। और ऐसा था क्या उनका कि इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ाते थे या प्योरली हिंदी पढ़ाते थे खान सर का, जैसे क्लास आपने देखा था तो? हाँ सर, तो प्योर हिंदी ही पढ़ाते हैं वो, मतलब इंग्लिश इंग्लिश कुछ नहीं, इतने फन वे में पढ़ाते हैं, आपको बताएं कि मतलब वो क्लास में ही बहुत सारी चीजें रटवा देते हैं, तैयार हो जाता है। आप बस देखते जाइए। और खान सर की सबसे बड़ी ये है कि उनकी क्लास की आपको लाइव देखने की जरूरत नहीं है, आप उनका डाउनलोडेड क्लास लीजिए और 2x पे करके देखिए। खान सर बहुत धीमे पढ़ाते हैं।
तो 2x में करके देखिए तो आराम से आप 1 घंटे क्लास आप आधे घंटे 35 मिनट में आराम से समाप्त कर सकते हैं। मैं खान सर की एक एक दिन में 12-12 क्लास समाप्त किया हूँ, एक एक दिन में 12 क्लास 10 क्लास में समाप्त किया हूँ। हम्म। तो उनका तो फिर आपको नोट्स भी बनाना होता है, क्योंकि उनका नोट्स अवेलेबल होता है पीडीएफ। अरे बहुत बहुत आसानी से मार्केट में आप जाइए, पूरी पूरी पीडीएफ उनकी बिक ही रही है, पूरी पीडीएफ अच्छा। बिक रही है, मैं पूरा बता सकता था। हाँ, और टेलीग्राम पे भी सारे उनके पूरे नोट्स हैं, वही नोट्स हैं जो वो पढ़ा रहे हैं, कहीं आउट ऑफ है ही नहीं, सारी उनको नोट्स, उनका नोट्स तो बनाना ही नहीं है बिल्कुल भी। आप केवल लेट के भी क्लास कर सकते हैं, बाद में अपना नोट्स रिवीजन करिए, लेटे लेटे आप क्लास देखिए उनका बराबर। हाँ हाँ, ये चीज है, क्योंकि हम एक जगह पर जेरोक्स भी करवाने गए थे, तो वहां पर भी लिखा हुआ था कि खान सर के नोट्स ऐसे करके, वो पूरा मार्केट में ही बिक रहा है, बिहार में तो और ज्यादा ही बिक रहा है इधर। प्रयागराज में बिहार दुकान में लगी है उनकी नोट्स चाहे। हाँ, तो ये चीज है। और आप बताइए कि किस तरह से मतलब कि आपके जर्नी प्रिपरेशन के दौरान जो अलग अलग रिलेशनशिप्स रही हैं, तो वो आपके प्रिपरेशन में क्या मतलब रोल प्ले की है, फैमिली फ्रेंड्स इस तरह से। फैमिली का तो मम्मी का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा रहा है, मम्मी हमारी बहुत मतलब हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी उनको, और बहन है मेरी एक, उसके बाद भैया है हमारे, तो सबको उम्मीद थी, पापा है हमारे, और उम्मीद सबको मुझसे थी। और मुझे लगता था कि यार जब मैं जाता था कभी दीपावली तो लगता था देखने के बाद कि यार इनके चेहरे पे दिख रहा है कि हमें हमें नौकरी चाहिए, हम्म। ये इंतजार कर रहे हैं सब। तो फिर और फ्रेंड्स में हमारे 4-5 फ्रेंड्स हैं भाई, आपको बताऊँ मैं बहुत सपोर्टिव हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, पंकज हैं, हिमांशु भाई हैं, चंदन भाई हैं, क्षितिज भाई हैं। तो ये हमारे बहुत सपोर्टिव फ्रेंड हैं, मतलब जब भी हो हमेशा ही हमारे साथ खड़े हैं। और मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं बीएड भी किया हूँ, 21 के बाद मैंने 23 तक मैंने बीएड किया था। तो बीएड में उसमें हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमारे यही सारे दोस्त मेरा पूरा एडमिशन कराए थे, पूरा मैं बीएड किया हूँ 2 साल, सारा दोस्त पूरा सपोर्ट किया। हम्म। जी। तो इस तरह से है कि फैमिली फ्रेंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हमारे सिलेक्शन के बाद जो है मतलब एक तरह से होता है कि हम लोग फिर उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ये चीज। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। और वो तो हम तो अपने दोस्त से जब बात करते थे तो उनको यही लगता था यार नहीं यार तुम पाओगे, यार तुम मेहनत करते रहो, पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो। हमेशा सपोर्ट किए हैं, मतलब 4-5 फ्रेंड है, वैसे मैं दोस्त बनाया ही नहीं हूँ कि मतलब जो जिनको देखने के बाद खुद ही डिमोटिवेट हो जाए, ऐसे फ्रेंड है ही नहीं। और सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद मतलब लाइफ में कोई चेंज आया है आपके लाइफ में? हाँ, फोन बहुत आए हैं, हाँ। जो जो कभी नहीं फोन करते थे वो भी फोन किए हैं। हम्म। जो लोग ये कहते थे कि जो एसएससी का यस भी नहीं जानते हैं वो लोग भी सलाह देते थे कि आप ट्यूशन थोड़ा पढ़ा लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। तो ज्ञान देने वाले बहुत मिलते थे, जानते थे, पूरा एकदम निकल जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। फिर उनका भी फ़ोन आया और वो भी बधाई दिए। अच्छा है, सबका साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि उनका भी ज़रूरी है होना, उन्हीं से मोटिवेशन मिलता है। उन्हीं भी याद करते थे कि यार ये ताना मार रहा है, इसी को एक दिन बताऊँगा मैं क्या हूँ। हम्म। तो वही मोटिवेशन है, उन्हीं की वजह से आज निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है कि उनको भी आप मोटिवेशन के तौर पर लीजिए, और जो है अपने गोल पर बने रहिए, कि अगर आपको कोई बोल भी रहा है कुछ, तो उसको उसको उस टाइम पे रिएक्ट मत कीजिए, उसको बोलिए कि हम आपको करके दिखाएंगे, जैसे कि भाई ने करके दिखाया है अभी। बिल्कुल। नहीं, नहीं, वो बोलते भले थे लेकिन पता सबको था कि यार ये एक दिन कुछ ना कुछ करेगा। हाँ। और अभी भी मुझे लगता है मैं नौकरी पा गया हूँ, मेरे घर वाले बहुत खुशी हैं और सिलेक्शन हो गया है, जॉब करूँगा। लेकिन मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, हम्म। मुझे वही चाहिए कि भाई जी उसमें चाहिए, और उसके बाद 46 ग्रेड पे मुझे जॉब चाहिए, और उससे नीचे अभी काम भी नहीं चल रहा और है। आपका मतलब गोल क्या है सीजीएल 24 में, मतलब आप किसी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं या फिर सिर्फ ग्रेड पे को टारगेट कर रहे हैं? टारगेट पे तो नहीं, सबसे ज़्यादा अब टारगेट इसमें अब डिसीजन मेरा बदल रहा है कि यार अब ये टारगेट है, जैसे मैं सिलेक्शन ले लिया हूँ तब ये टारगेट बनाऊंगा कि मैं इतना नंबर लाऊं कि मैं अपने अगल बगल आ पाऊँ। पहली बात तो यूपी में आ पाऊँ, यूपी में कहीं आ जाए, लखनऊ या कानपुर या प्रयागराज कहीं आ पाऊँ। तब कोशिश ये रहेगी मेरा टारगेट 2024 में कि मैं यहाँ आ जाऊँ, अगर पास में आ गया एक बार तो फिर लाइफ सेटल हो जाएगी, फिर यहीं पे रहूंगा। फिर ये नहीं है कि अब जैसे क्या है कि अभी 4600 जैसे ग्रेड पे मिल जाए मुझे, तो अगर मुझे पता है कि 4200 ग्रेड पे मुझे लखनऊ मिल जाएगा तो मैं 4200 ग्रेड पे ले लूंगा, 46 पे नहीं भागूंगा। मुझे घर के पास चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद फैमिली मैटर, फैमिली के पास रहना बहुत जरूरी है। जी, ये चीज है। और कोई स्पेसिफिक पोस्ट भी आप टारगेट कर रहे हैं 24 के लिए? अगर 4200 ग्रेड पे मिलता है डिविजनल अकाउंटेंट चाहिए, हम्म। और 4600 में अगर मिलता है फिर भाई एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए, फिर वही चलिए, चाहिए, वर्दी ये चाहिए। चीज सही है कि आपका गोल क्लियर है, तो जब गोल क्लियर होता है तो फिर आगे हम लोग उस मोटिवेशन से जो है बढ़ पाते हैं।
तो क्योंकि डिविजनल अकाउंटेंट में मैं देख रहा हूँ ना यार भाई, मेरा दोस्त है वो कितना वो काम कर रहा है, कहाँ है कैसे है मुझे पता है। तो उसमें आराम इतना है कि मतलब हमें तो लगता है वो बहुत अच्छी पोस्ट है। और उसको तो 4200 में बेकार डाले हैं डिविजनल अकाउंटेंट, उसको 4600 में डालना चाहिए, वो बहुत अच्छी पोस्ट है भाई। अच्छा, और ये चीज़ है। और अगर आप बताना चाहें कि हमारे चैनल से आप मतलब पहली बार आपका कब इंटरेक्शन हुआ, और उस तरह से किसी तरह से अगर हमारे चैनल ने आपके जर्नी में हेल्प किया हो। मैं आपका चैनल पहली बार देखा था जब मैं उसको वहां दे के आया था, ईपीएफओ को एग्जाम दे के आया, जब आंसर किया है। आंसर की के बाद भाई यूट्यूब पे डालना चालू किया कि मतलब कितना कट ऑफ जाएगी कितना नहीं जाएगी, तो सारी चीजें देखना चालू किया। तो वहां से मैं आपसे फिर बराबर जुड़ गया, आपके वीडियो देखता रहा। और फिर जैसे रिजल्ट में आया अभी, तो आपका थोड़ा लेट आता, थोड़ा वीडियो लेट बनाते हैं, थोड़ा एनालिसिस करके ही बनाते हैं, ये नहीं कि आया रिजल्ट तो 2 मिनट में ही पूरा वीडियो बना के डाल दिया कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है, तो थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन ठीक रहता है। तो ऐसे ही पूरा यूट्यूब खंगाल डालता था, देखता था कि यार कौन क्या बता रहा है, कितना बता रहा है को। कुछ लोग बताते थे, तो ये लग गया था कि यार हो सकता है नंबर अच्छे हैं और हार्ड शिफ्ट है, तो इसका मतलब हमें बेनिफिट मिलेगा। और टाइपिंग थी ही, तो ये उम्मीद लग गया था कि हाँ पाऊंगा। लेकिन आपको बताऊं, मैं किसी को बताया नहीं था, मेरे घर वाले भी नहीं जानते मैं ईपीएफओ का एग्जाम दिया था। अच्छा। कोई नहीं। हाँ, कोई ये भी नहीं जानता था मैं टाइपिंग दिया था, 19 नवंबर को मेरी टाइपिंग थी, और 4 दिन पहले उसके मैं घर पे था। तो कोई ये भी नहीं जानता था कि मेरा मेरा टाइपिंग है या कुछ भी है। बस इतना बताया था, थोड़ा सा हिंट बताया था घर में मम्मी को कि मतलब टाइपिंग है मेरा, ये नहीं बताया था ईपीएफ होगा। अच्छा। तो हाँ, मैं डायरेक्ट सबको बताया हूँ कि मेरा यूपीएफ में सिलेक्शन हुआ है, मतलब ये 4-5 दोस्त भले जानते थे और कोई नहीं जानता था, घर में भी कोई नहीं जानता था। अच्छा, चलिए, इसके लिए तो जो पहले तो हुआ, इसके लिए अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा है, जो कोई नया भी बिगिनर है, उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे। सलाह का मतलब ये है कि अब जैसे ईपीएफओ का कोई कहते हैं कि यार हमें ईपीएफओ बनना है, तो ईपीएफओ वैकेंसी तो हर समय तो आती नहीं है कि ये हर 6 महीने या साल भर में वैकेंसी आ रही है। तो इसका स्पेसिफिक तैयारी करना तो मूर्खतापूर्ण है। हमें लगता है कि एक अगर लड़का अगर चाहता है, कंपटीशन निकालना चाहता है, जेन्युइन लड़का है, तो एक बार उसको ईमानदारी पूर्वक सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए। अगर वो एक बार सीजीएल की तैयारी कर लिया, तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे यूपीपी हो, फिर चाहे यूपीएसआई हो, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा तुम्हें हिंदी पढ़ना पड़ेगा, एडिशनल करके यही सब पढ़ना पड़ेगा। और नहीं, हम आपको बताएं, वो हर एग्जाम निकाल सकता है। लेकिन अगर एक केवल पुलिस की ही तैयारी करना हो, तो पुलिस की तैयारी करने वाला सीजीएल नहीं निकाल पाएगा। तो एक बार तो हमें लगता है सीजीएल की तैयारी कर लो ईमानदारी पूर्वक, तो वो सारे एग्जाम निकलते चले जाएंगे, और छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है। ये चीज़ है कि अगर आप थोड़े बड़े एग्जाम को टारगेट करोगे, तो छोटा एग्जाम वाला सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि अगर आप बड़ा सिलेबस कवर कर रहे हो, तो फिर छोटे एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम्स आप दोगे, तो हमको लगता है कि एक हम कोई वीडियो देखे थे बहुत पहले, तो उसमें ऐसे बोला गया था कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप 40 से 50 एग्जाम की साथ में तैयारी कर रहे हो। ऐसा बोला गया था कि जो भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं स्टेट वाले, सारे उसमें आ जाते हैं। ये चीज़ सही है ना। जैसे आजकल जैसे क्या है कि आजकल लड़कों में बड़ी भीड़ लगी पड़ी है, आजकल रील देख के यूपीएससी में बहुत भाग रहे हैं। ठीक है। हम्म। यूपीएससी का है क्या कि अब जैसे इंटर पास लड़का यूपीएससी में तो चला जाता है, लेकिन क्या है कि उसको 4-5 साल बाद पता चलता है यार मैं इस लायक नहीं हूँ। फिर जी को 5 साल यूपीएससी खराब करता है, उसके बाद फिर उनका यूपीएससी के साथ ये दिक्कत है ना कि जैसे क्या है कि अब उनकी मैथ इतनी पकड़ नहीं रहती, रीजनिंग में इतनी पकड़ नहीं रहती। हम्म। और जीएस में भी वो मतलब स्टैटिक जीके पे इतना नहीं ध्यान देते रटने वाले, वो मतलब वो ज्यादातर लिखने वाली चीजों पे या ब्रॉड करके थोड़ा पढ़ते हैं। तो हमें लगता है यूपीएससी जो तैयारी करता है, या तो वो बर्बाद हो जाता है या तो वो बन ही जाता है, मतलब आबाद हो जाता है, दो ही उसमें रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। हम्म। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का अदर कंपटीशन निकाल ही नहीं पाता है, उसको मैथ आती नहीं, वो रीजनिंग आती नहीं, मतलब थोड़ा नॉर्मल अगर आ जाए तो उसको आना नहीं कहते हैं, अगर तुम 30 में से 20 कर ही लिया तो उसको आना नहीं कहते, तो 28 या 30 ना करके अब चलेगा, लेकिन इतना नहीं करके आ रहे हो कंपटीशन से बाहर हो। लेकिन यदि आप एक बार सीजीएल की तैयारी कर लिए और मैथ और रीजनिंग आपने पूरा पढ़ लिया एक बार, तो हम बता रहे हैं आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपके 100 में से 100% सही होंगे क्वेश्चन, में एक भी नहीं छूटेगा। ये है, मैं दावा करता हूँ। ये चीज है, क्योंकि इस एसएससी में क्या होता है कि आप टाइम बाउंडेशन में भी प्रैक्टिस करते हो। तो उससे क्या होता है कि अदर एग्जाम जो है ना इजी लगने लगता है। फिर मैथ्स अगर आप देखोगे अदर एग्जाम्स का, तो आपको इजी लगेगा अगर आपने एसएससी की तैयारी की हुई है। और यूपीएससी के साथ ये दिक्कत हो जाती है कई बार कि उसमें मैथ्स, और जैसे कि भाई ने बताया कि मैथ रीजनिंग है ही नहीं, तो वो बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी उन्होंने लेवल बढ़ा दिया तो दिक्कत हो जाता है। जैसे अब जैसे ईएमआरएस का भी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, देखे होंगे अभी ईएमआरएस जैसे का हुआ था। हम्म। उसमें मेरे केवल रीजनिंग और मैथ मिला के एक गलत हुए थे, वो भी केवल रीजनिंग का एक गलत हुआ था, और नहीं मेरे उसमें भी पूरे पूरे नंबर आए थे। और दिल्ली पुलिस में भी पूरे पूरे नंबर आए थे, और एसएससी जीडी में भी नंबर मैथ में पूरे आए थे। मतलब ये स्थिति हो जाती है कि अगर
जेन्युइन तैयारी कर लिए, तो ये छोटे-मोटे एग्ज़ाम में आप हर जगह स्कोर करोगे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और आपके पास समय बता रहे हैं कि 2.5 घंटे में आप 2 घंटे में पेपर खत्म कर देंगे, आधा घंटा आप बैठ के बस अगल-बगल देखेंगे, कुछ काम ही नहीं रहेगा। ये स्थिति आ जाती है एक समय पर। और ये भी होता है कि अगर आपने पहले एसएससी की तैयारी की है, उसके बाद कोई अगर यूपीएससी का करता है, तो उसमें भी उसको बेनिफिट है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, पहले यूपीएससी का करते हैं फिर एसएससी पे आते हैं, जब लगता है कि नहीं हो पा रहा है फिर वो एसएससी पे आते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा किया जाए तो फिर ज्यादा बेनिफिट होगा। इस पे आपका क्या कहना है? जैसे है कि अभी तो मैं सीरियल नहीं निकाला हूँ, तो ज़्यादा ज्ञान देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जिस दिन निकल जाए उस दिन ज़्यादा ज्ञान दें। लेकिन ये बात मुझे भी पता है कि अगर एक बार जैसे सीरियल तैयारी कर लिया, तो वो लड़का मेहनत करना जान जाता है कि हाँ, क्या होती है, तो सीखने की पावर तो उसकी बहुत हो जाती है। और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैं यार इंस्पेक्टर हूँ, 46-42 ग्रेड पे जॉब है, कोई टेंशन भी नहीं है। तो भाई वो जो पढ़ता है ना, उसके बाद फिर उसको उस सी-सेट वगैरह की तैयारी करनी नहीं है ज़्यादा, वो सी-सेट तो फोड़ देगा ऐसे ही, सीजीएल का तैयारी करने वाला लड़का। और सीधे-सीधे वो कोचिंग ज्वाइन करता है, साल 1.5 साल की कोचिंग करता है, फिर निकालते हैं लड़के, एसएससी वाले भी निकालते हैं। रवि सिहाग सर हैं जो आईएएस हैं, उन्होंने भी एसएससी की तैयारी किया था। वो बताए थे एक बार इंटरव्यू में कि सीजीएल की वो तैयारी करते थे, इसलिए उनको सी-सेट में कभी दिक्कत नहीं हुई है। हम्म, ये चीज है। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है और कंफ्यूज है कि एसएससी की करें कि यूपीएससी की करें, तो आई थिंक उसको पहले एसएससी ज्यादा प्रीफर करना चाहिए, उसके बाद फिर यूपीएससी पे जाना चाहिए। हालांकि ये सबकी पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन ये चीज ज्यादा रिकमेंडेड रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि एसएससी में स्कोप आपका बहुत ज्यादा है कि आप अलग अलग एग्जाम दे सकते हो। लेकिन क्या है ना भाई कि हम लोग आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है? हमको पहले चाहिए ग्रेजुएशन, बाद एक नौकरी। नौकरी चाहिए, अपने पैर पे खड़ा होना है, चूँकि हमारे पास इतनी बैकग्राउंड नहीं है हमारा कि जैसे जो यूपीएससी जो जेन्युइन लड़के जो तैयारी करते हैं, जाके मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं। भाई उनके पिताजी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीने का आ रहा है उनके घर में, ठीक है? हमारे घर में लाख, 2 लाख नहीं आ रहा है, हमारे घर में 10,000, 20,000, 25,000 आ रहा है, तो हमें उतने में ही काम चलाना है। हमें तो एक नौकरी चाहिए पहले। तो सीजीएल की यदि एक बार आप तैयारी कर लें, आप अच्छे पोस्ट पे पहुँच जाओ, अच्छी-अच्छी पोस्ट हैं यार भाई, ऐसा नहीं है। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी भी नहीं करता है, तो एक सम्मानीय पोस्ट है भाई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा डिस्कशन था हमारा, जो हमारे भाई थे उनके साथ में। तो आई होप आपको ये डिस्कशन पूरा अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर आपने कुछ नया चीज सीखा तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। और भाई को अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे चैनल पे आने के लिए, और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना अच्छा रैंक से आपने क्वालिफाई किया है, और हम लोग प्रे करेंगे कि आप सीजीएल में भी एकदम फोड़ के आओ, एकदम मस्त नौकरी लेकर के आओ, और फिर हम लोग वापस आपका इंटरव्यू करें इसी चैनल पे सीजीएल को लेकर के। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल भाई। और अगर आप क्या सोचो कि इसको आप ज्वाइन करोगे, ईपीएफओ एसएसए वाला जॉब, अभी अगर आपको ज्वाइनिंग मिलता है सीजीएल के पहले, तो आप ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल जॉइन करूँगा, कहीं भी मिलेगा जॉइन करूँगा। मुझे मतलब कोई ऐतराज़ है ही तो नहीं, चूँकि मैं यहाँ भी अकेले ही रहता हूँ, मुझे वहाँ भी अकेले ही रहना है, क तो मैं तैयारी वहाँ भी करनी है। और इसमें ईपीएफओ में ये है कि सबसे ज़्यादा आप जॉब के साथ आप तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। और तैयारी ऐसी तो करनी नहीं है कि मुझे एक बिगिनर है, शुरू से पूरा पढ़ना है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। मुझे बस थोड़ा पॉलिश करना है, देखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, कमरे पे ही 2 घंटा, 4 घंटा देखते जाएँगे। तो अगस्त में टियर 1 होगा, उसके बाद नवंबर तक टियर 2 होगा, तब तक तो बहुत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मॉक टेस्ट देना है ज़्यादा। और भाई जब आप ज्वाइन कीजिएगा, तो ज्वाइन करने के 1 महीने 1.5 महीने के बाद हम लोग चाहेंगे कि आप वापस से हमारे चैनल पे आएं, और ईपीएफओ का पूरा जो जिस तरह से काम होता है, क्या होता है, ये आप अगर आप आना चाहेंगे हमारे चैनल पे, बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को। बिल्कुल, बिल्कुल आएँगे, क्यों नहीं आएँगे यार भाई, बिल्कुल आएँगे। हाँ। तो हम लोग भाई के साथ एक और वीडियो भी जल्दी करेंगे, जिसमें कि हम लोग ईपीएफओ का पूरा बात करेंगे कि किस तरह से वर्क प्रोफाइल है, या फिर जिस तरह से यूट्यूब पे बताया जाता है वो एक्चुअल में सही है भी कि नहीं। बिल्कुल जेन्युइन रहेगा, क्योंकि भाई से हम लोग बिल्कुल वन ऑन वन बात करेंगे, और जो लोग एक्चुअल में डिपार्टमेंट में जाएंगे उनसे बात होगा, तो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको ईपीएफओ एसएसए का जॉब प्रोफाइल के अराउंड मिलेगा। तो वहाँ पे जाने के बाद जो भी सीखेंगे, महीने 2 महीने में पूरा बताएँगे, और जो भी जेन्युइन रहेगा, मतलब जो आना चाहे, आ सकता हाँ, है, ऐसी बात नहीं। तो ये वीडियो भी जल्दी, मतलब हमको लगता है 1 से 1.5 महीने में जब भी ज्वाइनिंग होगा उसके बाद जो है आएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोग जब भी वो वीडियो डालेंगे तो वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगी। तो ये था पूरा इंटरेक्शन भाई के साथ। सो थैंक यू सो मच भाई अगेन आने के लिए चैनल पे। और बहुत ही मजा आया, बहुत ही इंटरेक्टिव रहा, ऐसा भी लगा भी नहीं कि मतलब होता है ना कि एक टॉपर कैसे हवा बना के रखता है, लेकिन हम लोग को लगता है कि हम लोग का वाइब काफी मैच किया, तो इससे काफी जो है मतलब स्मूथली हम लोग का सारा इंटरेक्शन जो है गया है। और बहुत ही मजा आया भाई के साथ, पहले हम लोगों ने फोन पे ही बात किया तो बहुत ही मतलब मजा आया था।
और अभी देखते हैं हम लोग आगे भी जो है हम लोग भाई से जरूर जरूर मिलेंगे ईपीएफओ एसएसए का भाई के रिगार्डिंग, और सीजीएल में अगर आपका भाई का होता है, जो कि हमको लग रहा है कि डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप जिस हिसाब से आप जा रहे हैं बिल्कुल आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली होगा। और उसके बाद भी हम लोग भाई से इंटरेक्शन जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई ऑन आवर चैनल। सो हम लोग ये इंटरेक्शन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच भाई।